नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय अनीस जंग। तो ये जो टाइटल है स्टोरी का, लॉस्ट स्प्रिंग, ये टाइटल अपने आप में सिंबॉलिक है, कई सारे मीनिंग को लिए हुए हैं। स्प्रिंग actually one of the season that is very beautiful. In the season most of flowers, plants and trees blooms. जिस तरह सारे सीजन्स में स्प्रिंग सीजन एक ऐसा सीजन होता है जिसमें फूल पौधे सब कुछ खिलते हैं। द सेम वे ह्यूमन लाइफ कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट: चाइल्डहुड पीरियड, अडल्ट एज और ओल्ड एज। चाइल्डहुड पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विद द स्प्रिंग। जिस तरह से स्प्रिंग सीजन बहुत सुहावना होता है, बहुत अच्छा होता है, उसी तरह से इंसान के जीवन का चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये जो टाइटल है, इस टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इसमें बात किसकी होने वाली है। द स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। यहाँ पे अनीस जंग ने दो स्टोरीज़ को डिस्कस किया है जिसमें चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है, जो गोल्डन पीरियड होता है, उसमें किस तरह से बचपन को छीना गया, किस तरह से बचपन को चुरा लिया गया, उसके बारे में बात होगी। इस चैप्टर में हम दो स्टोरी डिस्कस करेंगे। यहाँ ऑथर ने दो स्टोरी को डिस्कस किया है, जिसमें पहली स्टोरी जो है वो उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, एंड द अनदर स्टोरी वी विल डिस्कस आफ्टर फॉर ए वाइल आई वांट टू ड्राइव ए कार। दूसरी स्टोरी कौन सी है? आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनीस जंग, जो नरेटर, जो ऑथर हैं इस स्टोरी के, उनके बारे में। शी वॉज बॉर्न इन 1964 इन राउरकेला। राउरकेला में इनका जन्म हुआ। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। एडोलसेंस हियर द पीरियड, एडोलसेंस मीन्स द पीरियड ऑफ 10 to 19 ईयर, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। हमारे जीवन का 10 से 19 साल का जो 10 साल से 19 साल के टाइम होता है, उसको हम कौन सा पीरियड कहते हैं? एडोलसेंस। तो उन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंस कहाँ गुजारा? हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। और उसने अपनी एजुकेशन कहाँ पे ली? हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ पर हुई? हैदराबाद में और USA में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। और उनके माता पिता दोनों राइटर्स थे। हर फादर एंड मदर वर राइटर्स बाय प्रोफेशंस। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग ने भी अपना कैरियर एज ए राइटर स्टार्ट किया इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट। और लंबे समय तक वो क्या रही? एडिटर और कॉलमनिस्ट। न्यूज़पेपर की एडिटिंग, एडिटोरियल और कॉलम के लिए लिखने के लिए फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। बड़े बड़े फेमस न्यूज़पेपर जो थे इंडिया और अब्रॉड के, उनके लिए उन्होंने एडिटोरियल और कॉलम्स के लिए लिखा। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स एंड शी ऑल्सो रोट सेवरल बुक्स। कई सारी किताबें भी उन्होंने लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और उनकी एक किताब है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। उसी से ये पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो एक्सर्प्ट का मतलब होता है पार्ट, एक्सर्प्ट हियर पार्ट। तो ये जो उनका टाइटल है, ये उनकी किताब का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी का ये पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका भी टाइटल उन्होंने क्या रखा है? लॉस्ट स्प्रिंग। हियर सी एनालाइज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी। यहाँ पर इन्होंने एनालाइज किया है
बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही कष्टकारी जो गरीबी है, पीड़ादायक गरीबी, पेनफुल पॉवर्टी है, एंड ट्रेडिशन, और हमारे रीति रिवाज परंपराएं जो हैं, विच कंडेम दी चिल्ड्रन, जिनकी वजह से ये जो बच्चे हैं, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और वो किस तरह का जीवन जीते हैं, उत्पीड़न का जीवन जीते हैं, शोषण का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के और कुछ भी नहीं है। तो ये था इस चैप्टर के ऑथर के बारे में, जिनका नाम क्या है, अनीश जैन। यस, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज हियर, गार्बेज मीन्स रबिश, जिसको हम कूड़ा कचरा कहते हैं, रबिश। अब ये जो टाइटल है, इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है साहिब, आगे जाके आएगा। साहिब नाम का एक करेक्टर है जो एक्चुअली रैग पिकर है। रैग पिकर हु पिक द गार्बेज, और जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले को कहते हैं रैग पिकर। तो उनमें से एक करेक्टर है साहिब, उसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर अनीश जंग, जिनके लिए जो ऑथर हैं, जो आई का इस्तेमाल होगा वो किसके लिए होगा, ऑथर के लिए। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब द रैग पिकर। तो ऑथर हियर आस्क साहिब वाई ही डज इट, जो कचरा बीनने का काम करता है। तो ऑथर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। whom I encounter every morning scrounging for gold. Scrounging here looking for means search, जो क्या करता रहता था, सर्च करता रहता था फॉर गोल्ड। गोल्ड हियर यूजफुल थिंग्स, जो भी कचरे में यूजफुल आर्टिकल्स मिल जाते हैं, है ना, जो भी उनके उपयोग का सामान होता है कचरे से उठाते हैं। तो वो सुबह से ही क्या ढूंढता था, गोल्ड ढूंढता था इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नाइबरहुड। डंप हियर, डंप मीन्स माउंड, और ढेर कहते हैं जिसको हम, कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढता था, गोल्ड ढूंढता था। यहाँ गोल्ड का मतलब यूजफुल थिंग्स है, जो उनके काम आ सके, उसके पड़ोस में। तो रोज़ सुबह उसके पड़ोस में, रोज़ सुबह ऑथर के पड़ोस में वो कचरे में गोल्ड ढूंढता था। तो एक दिन ऑथर ने उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। जो साहिब है, इसने अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कहाँ पर सिचुएटेड था, ढाका के ग्रीन खेतों में था। मतलब जो ढाका में हरियाली वाले जो क्षेत्र थे, वहाँ पर उसका खेत, उसका घर सिचुएटेड था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, और आज उसके दूर दूर तक उसकी यादों में, डिस्टेंस मतलब फार ऑफ, डिस्टेंस हियर फार ऑफ, आज उसकी यादों में भी उसका घर नहीं है, जिसको छोड़ के वो यहाँ आ गया है। हिज मदर टेल्स हिम, ये कौन बताता है, उसकी मदर बताती है। क्या बताती है, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, क्या क्यों छोड़ा उन्होंने, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में गोल्ड की तलाश में। अगेन आई टेल यू, गोल्ड मीन्स हियर द यूजफुल थिंग्स वेयर ही नाउ लिव्स, और आजकल जहाँ रह रहा है, इस जगह पर आके कई समय पहले, लंबे समय पहले उनकी फैमिली ने वो जो उनका नेटिव प्लेस था ढाका बांग्लादेश में, उसको उन्होंने छोड़ दिया। और कहाँ रह रहे हैं, ये इंडिया में रह रहे हैं। क्यों, यहाँ पर वो क्यों क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं। तो ये था साहिब के बारे में। फिर से वापस आते हैं। हियर ऑथर आस्क्ड साहिब वाई डू यू डू दिस, साहब से पूछा जब ऑथर ने कि आप ऐसा क्यों करते हो। द रिप्लाई वॉज दैट आई हैव नथिंग एल्स टू डू। द रिप्लाई ऑफ साहिब वॉज, क्या रिप्लाई दिया उसने, कि मेरे पास कोई और काम दूसरा है ही नहीं, है ना। ही मटर्स हियर स्पीक वेरी स्लोली,
बड़बड़ाना जिसको कहते हैं, ग्रम्बल जिसको कह सकते हैं, ग्रम्बल। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से glibly, glibly here the author told him that go to school। क्या कहा ऑथर ने कि भाई स्कूल जाया करो, लेकिन उसने कैसे कहा उसको, बड़े बिना किसी केयर के, glibly here विदाउट एनी केयर, बिना कोई मतलब विदाउट केयर, ईजीली जिसको कह सकते हैं, आराम से उसने नॉर्मली ऐसे ही कह दिया कि भाई स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जो उसने एडवाइस दी है वो कितनी हॉलो है, कितनी इम्पटी है, खाली है, खोखली है ना। किसको जो उसने एडवाइस दी वो कैसी प्रतीत होती थी, बिल्कुल हॉलो। साउंड ईयर एपियर, प्रतीत होना। तो जो ऑथर ने उसको एडवाइस दी, ऑथर ने क्या एडवाइस दी, गो टू स्कूल, और तुरंत ही उसको रियलाइज़ हुआ, उसको क्या फील हुआ कि उसकी जो एडवाइस थी कैसी प्रतीत हो रही थी, निश्चित तौर पे वो बहुत ही खोखली एडवाइस थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे विल्ड वन आई विल गो, एंड साहिब आंसर्ड हर दैट देयर वॉज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। क्या जवाब दिया उसने कि भाई हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनवा देंगे तो हम जाएंगे। क्लियर? ओके। Yes. Now the author, there is a conversation between author and that rag pickers named Sahib. She generally met in the morning in her neighborhood when he came to collect or search the useful things in the garbage. तो ये रूटीन का काम था, वो डेली जब आता था तो उसका आमना सामना होता था, और इस तरह से ऑथर उससे बातचीत करने लगी। और ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ये ऑथर और उस साहिब, उस लड़के के बीच में हो रही है, जो कहाँ से बिलोंग करता है, ढाका से बिलोंग करता है, बांग्लादेश से बिलोंग करता है, और वो यहाँ इंडिया में रह रहे हैं। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। तो ऑथर ने अब क्या कहा कि चलो भाई, अगर हमने स्कूल स्टार्ट किया तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, और ये बात उसने लाइटली कहा, मीन जस्ट जोकिंग, बिना कोई सीरियसली, जोकिंग सीरियसली नहीं था, इट वॉज जस्ट ए जोक, हाफ हार्टेड कहा उसने, नॉट सीरियसली, यू कैन से नॉट सीरियसली। तो उसने कहा कि अगर मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो तुम आओगे। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, एंड साहिब रिप्ले पॉजिटिवली विद ए ग्रेट स्माइल, बड़ी सी स्माइल, बड़ी वाली स्माइल देते हुए उसने कहा हाँ ज़रूर आएंगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, एंड आफ्टर फ्यू डेज द ऑथर सॉ हिम। कुछ दिन बाद उसने देखा ऑथर ने कि वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, और उसने क्या किया, दौड़ते हुए आया ऑथर की तरफ, और उसने पूछा इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। तो ऑथर ने क्या जवाब दिया कि बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है स्कूल बनने में। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, और थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन भी हुआ, शर्मिंदगी भी फील हुई इस बात पे कि उसने ऐसा वादा किया उससे, साहिब से ऐसा प्रॉमिस किया, ऐसा प्रॉमिस किया जो एक्चुअली मतलब ही नहीं था, जिसका प्रॉमिस करने का मतलब ही नहीं था, ऐसा प्रॉमिस कर दिया उसने। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड, अबाउंड ईयर फुल ऑफ, अबाउंड ईयर फुल ऑफ,
लेकिन ये कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस थे, अबाउंड मीन्स फुल ऑफ, यू कैन से plenty of in every corner of his bleak world. Bleak here, hopeless. तो उसका जो जीवन था, उसकी जो नाउम्मीदी वाला जीवन था, उसके जीवन में इस तरह के वादे भरे पड़े थे, है ना, जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। यस, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कह रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, कुछ महीने गुजर गए उसे मिलते जुलते, तो फिर ऑथर ने उसका नाम पूछा, साहिब ए आलम। इट वॉज हिज फुल नेम, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, और उसने इस बात को बताया कि उसका नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, बिल्कुल नहीं जानता एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, अ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, इसको क्या कहते हैं, साहिब आलम। और शायद ही उसको ये उसका मतलब पता हो, इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, और अगर उसको ये अर्थ पता होता है, इसका मीनिंग पता होता है, उसके नाम का मतलब पता होता है, जो क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, अगर उसको ये बात पता होती कि उसके नाम का मतलब क्या है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसको बहुत मुश्किल होती, शायद ही वो बिलीव कर पाता इस बात पे। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, और इस बात से बेखबर कि उसका नाम किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है, क्या उसका मीस प्रतीक है, किस बात को मीस उसका जो नाम है उसका मतलब क्या है ना, किस बात से रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट हियर यू कैन से स्टैंड्स फॉर, ही रूम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और फिर वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है, रूम्स हियर वांडर, घूमता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, और जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, बेयर फुट हैं, विदाउट शूज़, उनके पास शूज़ वगैरह नहीं है, नंगे पैर घूमते हैं वो, विदाउट शूज़। हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और जो दिखाई देते हैं उसको कब दिखाई देते हैं ये लोग, सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर तक वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ऑथर स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम इन ए मंथ, एक महीने के लगभग सभी उसके दोस्तों को वो पहचानने लगे। वाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो ऑथर ने उनमें से एक से पूछा कि भाई आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो जवाब क्या दिया, उसने क्या जवाब दिया, बड़ी सिंपल तरीके से उसने जवाब दिया कि मॉम ने हमें निकाल के सेल्फ से दी नहीं, सेल्फ जो होती है जिसमें जूते चप्पल रखे जाते हैं, तो उससे निकाल के दी नहीं। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो दूसरा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे ने क्या कमेंट किया, अगर वो दे देती तो ये उसको फेंक देता। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और जिसने ये कमेंट किया था वो लड़का जो है वो क्या पहने हुए, शूज़ पहने हुए हैं जिसके दोनों शूज़ आपस में मैच नहीं कर रहा है, एक अलग है एक दूसरा अलग है। व्हेन आई कमेंट इट ही सफल्स हिज फीट, और जब ऑथर ने इस बात पे कमेंट किया भाई शूज के, तो वो क्या करने लगा, शिफ्ट करने लगा, इधर उधर पैर अपने करने लगा, बात को डाइवर्ट करने लगा। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला, केवल अपने इधर उधर पैर को शिफ्ट करने लगा। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, तभी तीसरा लड़का बोला मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी
जूते का पेयर नहीं, जिसका मालिक नहीं था, वो कभी उसके पास जूते नहीं थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। ऑथर हियर सेज शी सॉ मैनी चिल्ड्रन बेयर फुट। उसने कई सारे बच्चों को बेयर फुट देखा है। ट्रैवलिंग के दौरान, यात्रा करने के दौरान देश में कई सारे बच्चों को उसने बेयर फुट देखा है। और इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, और न केवल गांव में बल्कि शहरों में भी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। और ये पैसे की शॉर्टेज की वजह से नहीं है। ये जो कहा जाता है कि भाई गरीबी है, तो ऐसा नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मनी, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। और उसके बदले में क्या कहा जाता है कि अरे ये तो परंपरा है, बेयरफुट रहने की परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक कई सारे जस्टिफिकेशन में एक ये भी जस्टिफिकेशन उसको सुनने को मिला कि ये पैसे की शॉर्टेज की वजह से नहीं है बेयरफुट रहना बच्चों का, बल्कि ये परंपरा है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और ऑथर ईयर क्या कह रही है कि हम इस बात से सरप्राइज़ हुए कि इस तरह के जो बहाने हैं उनको एक्सप्लेन करने के, जो ऐसी किसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, नेवर एंडिंग पॉवर्टी, परपीचुअल ईयर, नेवर एंडिंग पॉवर्टी, कभी ना ख़त्म होने वाली पॉवर्टी के बारे में जस्टिफिकेशन दिया जाता है। किस किस तरह के कैसे कैसे जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं, उनमें से एक को ऑथर ने बताया है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी एक प्लेस है, कर्नाटका का एक टाउन है। तो ये कह रहे हैं कि हमें याद है एक व्यक्ति के बारे में। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, एक व्यक्ति की कहानी जो कहाँ से बिलोंग करता था, उडुपी से। वंस टोल्ड मी, उसने बताया, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, अब देखिए यहाँ इसका मतलब वो जाया करता था स्कूल, किसको पार करके, टेम्पल को। टेम्पल को क्रॉस करके वो अपने स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, और उस टेम्पल में उसके पापा प्रीस्ट यानी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो रुकता था मंदिर में, एट द टेम्पल, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से प्रार्थना करता था जूते लेने के लिए, जूते मिलने के लिए उस प्रेयर करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और 30 साल बाद जब वो उसके गांव में दोबारा से गई, एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ, जब 30 साल बाद ऑथर उस गांव में दोबारा से गई तो क्या देखा उसने कि जो टेम्पल था वो तो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और उसके पीछे साइड में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर वाइट और रेड कलर की प्लास्टिक चेयर थी। अब ये दूसरी स्टोरी रेफरेंस देने के लिए बता रहे हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, और तभी उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और सॉक्स और शूज़ भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, कैसे आया, पेंटिंग करते हुए। पेंटिंग हियर ब्रीदिंग हैवीली, पेंटिंग हियर ब्रीदिंग हैप्पीली, हाँपना जिसको कहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेना। तो हाँपते हुए आया, एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और जो फोल्डिंग बेड था उस पर उसने अपने बैग को थ्रो कर दिया। लुकिंग एट द बॉय, उसकी तरफ देखते हुए, बच्चे की तरफ जो देखते हुए, ऑथर को आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, तो ऑथर को वो प्रेयर याद आती है, वो प्रेयर जिसमें ईश्वर से क्या मांगा जाता था, देवी से क्या मांगा जाता था, पेयर ऑफ शूज़, है ना।
तो वो प्रेयर याद आती है। अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़। तो अब वो दूसरा बच्चा जब उसको मिल जाते हैं पेयर ऑफ शूज़, तो अब जो दूसरा बच्चा प्रेयर करता है देवी के, वो क्या करता है, लेट मी नेवर लूज देम। तो पहले पेयर मिलने के लिए, पेयर ऑफ शूज़ मिलने के लिए प्रार्थना की जाती है, उसके बाद वो कभी खोए नहीं जूते, उसकी प्रार्थना की जाती है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। और अब प्रीस्ट के लड़के जो हैं क्या पहनते हैं, जूते सॉक्स के साथ। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बाकी दूसरे बहुत सारे जैसे कि कचरा बीनने वाले जो हैं, इन माई नाइबरहुड, जो पत्थर के पड़ोस में, रिमेन शूलेस, लेकिन आज भी वो बिना जूतों के आज भी हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड टू मी टू शीमापुरी। शीमापुरी इज ए प्लेस वेयर ऑल द मीन्स रैग पिकर्स लिव्ड। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स टू सीमापुरी। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी जान पहचान थी उसकी वजह से हम उनके साथ सीमापुरी गए। अ प्लेस ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली। प्रीफेरी हेयर आउटस्कर्ट, जो बाहरी वाला इलाका है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि उससे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी मेटाफोरिकली एक तरह से, एक सिम्बॉलिकली है कि वो बिल्कुल आउटस्कर्ट पे है, सरहद पर है, बाहरी इलाका है ये सीमापुरी का। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और ये जो लोग रहते हैं यहाँ, ये लोग कैसे हैं, स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर मतलब जो लोग इलीगली रहने लगते हैं। स्क्वेटर हियर दोज who settle down illegally, जो बिना नियम कायदे के, बिना रजिस्ट्री, बिना किसी अधिकार के वहाँ रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वेटर्स। Yes, so they are called squatters who came from Bangladesh, and they came from Bangladesh back in 1971. Those people who belong to Shimapuri and they work as a rag picking, they are called squatters and they came from Bangladesh in 1971. Sahib's family is one of them. Sahib family is among them, sorry. तो साहिब की जो फैमिली है उन्हीं के बीच की है, उन्हीं में से है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स वेस्ट लैंड। वाइल्डरनेस मीन्स जिस समय ये लोग आए थे उस समय सीमापुरी कैसी थी, वाइल्डरनेस थी, वेस्ट लैंड थी। होता है शहर के बाहर ऐसी ज़मीन जो बेकार पड़ी रहती है, इट स्टिल इज, और ऑथर कहते हैं अभी भी ये वो बेकारी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं रही, क्योंकि वहाँ कौन रहने लगे हैं, ये स्क्वेटर्स रहने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, और किसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मड यानी मिट्टी के, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिस पे क्या रखा हुआ है, छत किसकी है, टिन की, एंड तारपोलिन। तारपोलिन मीन तिरपाल जिसको बांधे, या तो तिरपाल लगी हुई है छत के रूप में या फिर टीन शेड रखा हुआ है। डिवाइडेड ऑफ सीवोज। डिवाइड ऑफ का मतलब मीन्स होता है विदाउट। डिवाइड ऑफ सीवेज, किसी तरह का सीवेज नहीं है, बिना किसी सीवेज के, ड्रेनेज, बिना किसी नाली के, और बिना किसी रनिंग वाटर के, जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सीमापुरी इलाके में जहाँ वो रह रहे हैं, वो कैसी जगह थी, वाइल्डरनेस थी, और आज भी वाइल्डरनेस है, लेकिन अब वो खाली नहीं है। यहाँ पर
छोटे छोटे मड के स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन पे टिन की रूफ या तिरपाल लगी हुई है। और ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, विदाउट सीवेज, विदाउट ड्रेनेज, विदाउट रनिंग वाटर पूरा इलाका है। एंड हियर अप्रॉक्सीमेट 10,000 रैग पिकर्स, कितने लोग रहते हैं यहाँ? 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं इस इलाके में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years एंड दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 30 years without an identity, and they don't have any identity, without permits, and they also have no permission to live in. They are living illegally for 30 years but with ration card, but they have ration card that gets their name on voter card, और जिसकी वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट में भी हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और राशन कार्ड की वजह से वो अनाज ले सकते हैं दुकानों से, जो सरकारी दुकानें होती हैं वहाँ से उनको अनाज मिल सकता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो भोजन होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पहचान की तुलना में। जीवन यापन के लिए फूड ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडेंटिटी से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट टेकिंग स्टमक, और अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला के बिना पेट में, जब भूखा होता है ना पेट, तो बिना पेट के पेन के हम अगर बेड पे जाते हैं शाम को, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। और तो ये कह रहे हैं कि यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है उस ज़मीन के जहाँ पर हमें कोई अनाज नहीं मिलता था। किसके बारे में कह रहे हैं? उन अपनी पुरानी जगह बांग्लादेश ढाका के पास जो यहाँ जो रहते थे खेतीले मैदानों में, ये लोग जो जहाँ रहते थे, जिसको छोड़ के ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आके रहने लगे इलीगली, उसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम भोजन तो मिलता है। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन लैंड्स एंड रिवर्स। जब ऑथर ने एक महिला से पूछा जो कैसी साड़ी में थी, टैटर्ड साड़ी। टैटर्ड मीन्स एक तरह से फटी चिथड़ी कपड़े जो पहने हुए थी, उसे पूछा कि भाई आप इतनी सुंदर जगह, यहाँ खेत इतने सुंदर थे, नदियाँ थी, उनको छोड़ के क्यों आ गए यहाँ? तो उसने जवाब दिया कि अगर बिना शाम को हम भोजन करा के सो पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है उस जगह से, है ना। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वहीं पे वो अपना टेंट को पिच कर देते हैं। पिच हियर डिग, अपना टेंट वहीं गाड़ देते हैं। आपने देखा होगा अपने शहर में भी कई सारे बंजारे टाइप के लोग रहते हैं उसी तरह से। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और इस तरह से ये उनका ट्रांजिट होम बन जाता है। ट्रांजिट होम मतलब टेम्परेरी, तो इस तरह से उनका घर कैसा बन जाता है? टेम्परेरी, वही घर बन जाता है, वही जगह बन जाती है ना, अस्थाई घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और इनके बीच में जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और धीरे धीरे वो जो जीवन यापन के जो उनके साधन हैं उसमें भी वो पार्टनर हो जाते हैं, यानी वो जो काम करते हैं वो ही उनके बच्चे भी करने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स जीवन यापन। तो जो मतलब है उसका साधन क्या है? जीवन यापन का साधन क्या है? रैग पिकिंग, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, और ये लंबे समय से, कई सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और ये कई सालों से करते आ रहे हैं, तो इसकी वजह से एक आर्ट का रूप हो गया। प्रोपोर्शन ईयर फॉर्म्स, मतलब उनके अंदर ये कला डेवलप हो गई है कचड़े से सोना उठाने की, है ना। जिसको हम कचड़ा समझ के फेंक देते हैं वही उनकी रोजी रोटी का साधन बन जाता है, उसी से वो उनकी रोजी रोटी चलती है। यस।
गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और ये इस तरह से गार्बेज उनके लिए गोल्ड का काम करता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और गार्बेज से ही उनको जो दिन का भोजन होता है, रोजी रोटी होती है, वही से उनकी चलती है। अ रूफ ओवर, और उसी से उन्हें छत में नसीब हुई है, उनके हमेश सिर पे कचड़े की वजह से ही छत है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ही वो छत ऐसी हो जिससे पानी टपक रहा हो, लेकिन कम से कम छत तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए कचरा थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है, कुछ और अलग है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, तो साहिब क्या कहता है ऑथर से कि कभी कभी तो हमें 1 रुपये मिल जाता है कचड़े में, और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिलता है उसमें। हिज आइज़ लाइट अप, और जब ये बता रहा है तो उस समय उसकी आँखों में शाइनिंग है, आँखों में चमक दिखाई देती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। तो ऑथर उससे कहते हैं कि जब आपको 1 रुपये या 10 रुपये का नोट मिल जाता होगा, फिर तो आप बिल्कुल रुकते ही नहीं होंगे, क्योंकि और ढूंढो, शायद कुछ और मिल जाए, है ना। समथिंग मोर की तलाश में लग जाते हैं। स्क्राउजिंग मीन्स सर्चिंग। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए ये क्या है, आश्चर्य से, कचरा जो है आश्चर्य से भरा हुआ है। रैप्ड या कवर्ड। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये साधन है किसका, जीवन यापन का। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब, और एक सुबह, एक सर्दियों की सुबह हमने साहिब को देखा। ऑथर बता रही कहाँ देखा उसको, जो उसके पड़ोस में एक क्लब है उसके गेट पे खड़ा देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और 2 युवा लोगों को जो वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए थे उनको देख रहा था। वो क्या कर रहे थे, 2 लोग प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे, उनको देख रहा था वो। आई लाइक द गेम ही हम्स, गुनगुनाते हुए बोला कि हमें बहुत पसंद है ये गेम। हम मीन्स गुनगुनाना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और कंटेंट बहुत संतुष्टि मिल रही है उसको, देखने से ही संतुष्टि मिल रही। कंटेंट इज सेटिस्फैक्शन। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, केवल फेंस के पीछे खड़ा है और देख के ही उसको संतुष्टि मिल रही। आई गो इनसाइड एंड हियर, क्या कहता है वो, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, तो वो बताता है कि जब कोई नहीं होता तो हम अंदर भी जाते हैं। ही एडमिट्स, इस बात को वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है उस क्लब का वो उसको अलाउ कर देता है, किसके लिए, स्विंग के लिए, झूला झूलने के लिए। साहिब टू बियरिंग टेनिस शूज़, और आज साहिब भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब दिखते हैं वो। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, क्योंकि उसकी शर्ट जो कपड़े पहने हुए उस पर फिट नहीं हो रहा है। एंड शॉर्ट्स, जो उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा है उस पर वो सूट नहीं कर रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, और वो बताता है इन ए मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसका विस्तार से समझाते हुए बताता है कि किसी ने उसको ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, डिस्कार्डेड ईयर, जिनको अपन यूज्ड कर लेते हैं और उनको फेंक देते हैं, वो वाले शूज़ हैं। शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और ये किसके हो सकते हैं, ये किसी अमीर व्यक्ति के लड़के के शूज़ हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद मना कर दिया है पहनने से, डिनाई कर दिया है पहनने से। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक शूज़ में होल हो गया है, इसलिए शायद उसने मना कर दिया है। तो ये किसे दे दिए गए हैं, साहिब को।
डज नॉट बॉदर हिम, और जो उसमें होल है ये किसी तरह का बॉदर नहीं करता, किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट नहीं करता साहिब के लिए। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, अब वो व्यक्ति जो हमेशा बिना जूते के घूमता है उसे क्या फ़र्क पड़ता है। इवन शूज़ विद ए होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो जूते चाहे भले ही उसमें एक होल हो, एक बड़ा सपना सच होने के बराबर है। बट द गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो इतने ध्यान से इतने केयरफुली देख रहा है वो उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, और आज साहिब जा रहा है, एक मिल्क बूथ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील का कंटेनर है ना। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है कि अब हम कहाँ काम करने लगे, एक चाय की दुकान पे काम करने लगे हैं। आई एम पेड 800 रुपीज़, और मुझे कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और पूरा दिन का भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क हिज, जब ऑथर ने उससे पूछा कि भाई क्या तुम ये काम पसंद करते हो, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसने देखा कि उसके जो चेहरे पे केयर फ्री लुक जो रहता था उसने लॉस्ट कर दी, मतलब उसके चेहरे पे जो पहले हरफन मौला टाइप का रहता था वैसा लुक उसके चेहरे पे नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का कैनिस्टर था वो शायद वो प्लास्टिक के बैग जिसमें वो कचरा बीनता था उससे ज़्यादा वजनदार था। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको बहुत ही ईजिली कैरी किया जा रहा था, ओवर हिज शोल्डर, जो अपने शोल्डर पे बहुत ईजिली उसको लिए जा रहा था वो शायद ज़्यादा वजनदार था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कैनिस्टर है वो उस व्यक्ति का है, उस मालिक का है, जो उस दुकान का मालिक है उस व्यक्ति से बिलोंग करता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और अब साहिब मास्टर नहीं रहा, अब वो नौकर बन गया, किसी के अंडर काम करने लगा, अब वो अपने मन की नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था इस स्टोरी का पहला पार्ट जिसमें साहिब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, फिर बचे हुए को डिस्कस करेंगे।